औरंगजेब के शासनकाल में किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने को कहा गया था? ये था दाऊद खां। ये था हमारा दाऊद खां। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, दाऊद खां। कुंदा के किस कुंदा के किस शासक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था? यह शासक थे चून राय। यह शासक थे चुन राय। और चुन राय यहां पर अगर बात करेंगे तो इनकी हत्या उसी का भाई था सुखर राय। सुखर राय ने कर दी थी। तो यहां पर याद रखिएगा, चुन राय की हत्या सुखर राय ने की है। हालांकि इस पूरे के पूरे हत्या में मेदिनी राय भी शामिल थे। अगेन यहां पर अब मेदिनी राय ने पेशकश की थी दाऊद खां को एक रकम की, जिसे अस्वीकार कर दिया दाऊद खां ने। और औरंगजेब को ने यह फरमान दिया कि चेर राजा अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो उनको राजा बने रहने दिया जाएगा। तो यहां पर औरंगजेब ने एक प्रकार से धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया और इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश यहां से शुरू की। चुन राय तो उसके सामने स्वीकार कर ही चुका था, लेकिन उसके बावजूद मेदिनी राय तथा अन्य लोगों पर भी यह दबाव था कि वह भी इस्लाम को स्वीकार कर लें। नतीजा, अब यहाँ पर चेरों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो चेर इस प्रकार से जंगलों की ओर भाग जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, मुगलों के डर से चेर जंगलों की ओर भाग जाते हैं और मुगलों का किला तथा संपूर्ण राजधानी पर कब्जा हो जाता है। यहां पर याद रखिएगा, मेदिनी राय ने पलामू से भागकर किस किले में शरण लिया था? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूं। ये क्यों ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं आज लग रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूं, गलत पेज मैंने पकड़ लिया है। यह था हमारा सरगुजा का किला। सरगुजा का किला। तो यहां पर झारखंड से भागकर सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ में है, वहां जाकर शरण लेते हैं मेदिनी राय। यहीं पर याद रखिएगा 1666 तक, सॉरी, हाँ हाँ 1666 तक मनकली खां, यहां पर याद रखेंगे मनकली खां पलामू का सूबेदार रहा। पलामू का सूबेदार नहीं कहेंगे बल्कि फौजदार कहेंगे इसे, फौजदार रहा। इसके पश्चात मेदिनी राय ने पुनः पूरा का पूरा पलामू फिर से रीऑक्यूपाइड कर लिया। तो यहां पर याद रखिएगा, मेदिनी राय ने इसके बाद पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया। अब यहां पर मेदिनी राय का काल ही पलामू के लिए
स्वर्ण काल माना जाता है। पलामू के लिए मेदिनी राय का काल स्वर्ण काल माना जाता है। उसने बहुत सारे कृषि संबंधी सुधार किए थे। तो यहां पर याद रखिएगा, कृषि संबंधी सुधारों के लिए भी यह जाना जाता है। सोलह सौ चौहत्तर में 1764 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मेदिनी राय की मृत्यु 1674 ईस्वी में हो जाती है। अब यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा मेदिनी राय के पश्चात पलामू का शासक कौन बना। तो यहां पर याद रखिएगा, पलामू का शासक बना, पूजा बता रही हैं, रुद्र राय। ठीक है पूजा, रुद्र राय मेदिनी राय के पश्चात पलामू का शासक बनता है। और रुद्र राय, यहां पर याद रखिएगा, ये जो रुद्र राय की हम बात कर रहे हैं, यह 1674 से लेकर 1680 के मध्य तक शासक रहता है। इसके बाद दिक्पाल राय 1680 से लेकर 1697 97 तक शासक रहेंगे। और अंत में आएगा दिक्पाल राय के बाद साहब राय, साहेब राय। यह 1697 से लेके 1716 तक शासक रहेंगे। तो यहाँ पर तीन शासक, एक रुद्र राय, दूसरा दिक्पाल राय और तीसरा साहेब राय, यह तीनों के तीनों शासन करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर हजारीबाग का। तो हजारीबाग कितने जिलों में या कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो हजारीबाग का जो वर्तमान जिला है, इसमें कई राज्य थे। अब कौन कौन से छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से। पीरियड है औरंगजेब का, यहाँ पर याद रखिएगा, औरंगजेब के समय कौन कौन से राज्य थे, जरा ध्यान से देखिए इनके कौन कौन से राज्य थे। पहला था कुंदा, जिसे कई जगह पर कुंडा भी लिखा गया है, ठीक है। दूसरा राज्य था रामगढ़, आप लोग जान ही रहे हो, हमारे बगल का डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़। तीसरा छ तीसरा छ चौथा केंदी, पांचवा खड़गडीहा, खड़गडीहा। तो ये पांच राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये सारे के सारे हैं, ठीक है। अब इसमें से एक एक करके बात करेंगे। कुंदा कहाँ है? ये हमारा कुंदा, कुंदा याद रखिएगा, यह हंटरगंज चतरा है। यह हंटरगंज चतरा में स्थित है। कुंदा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुंदा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर याद रखिएगा, कुंदा राज्य की स्थापना राम सिंह ने की थी। राम सिंह, यह औरंगजेब का अधिकारी था। उसी राम सिंह ने इस कुंदा राज्य की स्थापना की थी।
रामगढ़ में औरंगजेब के समकालीन कौन शासक था? कौन शासक था? बतला सकते हैं कोई आप लोग में से? दलेल सिंह। यहां पर रामगढ़ में औरंगजेब का समकालीन शासक था दलेल सिंह। रामगढ़ की अगर बात करेंगे शासक के रूप में तो यह दलेल सिंह है। ये जो केंदी है यह भी चतरा का इलाका था। वहीं पर अगर बात करेंगे नेक्स्ट हमारा छह राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है छह। बहुत सारे संग्राम इसी को लेकर होंगे। रामगढ़ और छह राज्य के बीच में काफी ज्यादा रसाकसी चलेगी। इसके अलावा खड़गडिहा भी झारखंड के हजारीबाग का ही एक हिस्सा हुआ करता था। खड़गडिहा, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग किसका? खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो खड़गडिहा राज्य के संस्थापक थे हंसराज भूतदेव। हंसराज भूतदेव, याद रखिएगा। यह दक्षिण भारत से थे। तो यहां पर यह दक्षिण भारत से थे हंसराज भूतदेव। तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज भूतदेव ने की थी। 26। अब यहां पर से हम लोग एक नया छोटा सा स्मॉल टॉपिक उठाएंगे, संथाल परगना। संथाल परगना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संथाल परगना, संथाल परगना का थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको समझाते हुए चलते हैं कि संथाल परगना है कि कहां पर, किस प्रकार से है। तो यहां पर संथाल परगना का एक साइड है आपका राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, दूसरे साइड देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल इसका देखने का कोशिश कीजिए। दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो यहां पर गंगा नदी बह रही है। अब गंगा नदी बह रही है तो यहां पर ध्यान दीजिए, गंगा नदी अचानक से दक्षिणावर्ती हो जाती है। ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है, आपको भी पता है कि झारखंड का यह क्षेत्र जहां पर से हमारा क्या जा रहा है, गंगा नदी भी थोड़ी सी दूर तक बहती है, तो अचानक से ये दक्षिणवर्ती हो जाती है, यानी कि साउथवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो यहां पर गंगा नदी साउथवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है हमारा। अब ये जो गंगा नदी है, इस चीज को आप समझिए, गंगा नदी के पश्चिम तट यानी कि वेस्ट साइड में अगर हम लोग बात करेंगे सीधे तौर पर, तो इसके पश्चिम साइड में, इस गंगा नदी के वेस्ट साइड में अगर बात करेंगे तो यह सीधे तौर पर यह बंगाल में प्रवेश का मार्ग है। तो गंगा नदी के पश्चिम तट से हमारा सीधे बंगाल में प्रवेश का मार्ग है। ये बंगाल प्रवेश का मार्ग सीधा सा
कहलगांव होता हुआ आपका शाहबाद, शाहबाद और तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर एक साइड में शाहबाद की पहाड़ियां हैं, दूसरी साइड में तेलियागढ़ी है, बीच से ये रास्ता जाता है। तो कहलगांव से आगे शाहबाद तेलियागढ़ी के मार्ग से होता हुआ यह बंगाल की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे ही हम लोग, ये जो घाटियां हैं शाहबाद की और साथ में तेलियागढ़ी की घाटी है, इसे हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, ये तेलियागढ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पुरातात्विक क्षेत्र है आपका, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तेलियागढ़ी अगर बात करते हैं तो तेलियागढ़ी के बारे में, तो यहां पर याद रखिएगा, इसका आज भी जो पुरातात्विक सामग्री है वह साहेबगंज से करीब करीब 7 मील दूर है। तो यहां पर आप लोगों ने साहेबगंज जिला का नाम सुना होगा, गोड्डा साहेबगंज। तो यहाँ पर ये साहबगंज जिला में, साहबगंज के मुख्यालय से 7 किलोमीटर 7 मील दूर यह आपका तेलियागढ़ी का किला का अवशेष आज भी देखने को मिलता है। अब इस किले के बारे में, तेलियागढ़ी के किले के बारे में अगर बात करेंगे तो जानकारी हमको मिलती है चैतन्य चरितामृत से। चरितामृत एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उससे हमको तेलियागढ़ी किले के बारे में भी जानकारी मिलती है। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, वापस फिर से आएंगे हम लोग आगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। यहां पर याद रखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे थे 1536 में शेर शाह, याद रखिएगा शाह शेर शाह बंगाल को जीतने की इच्छा रखता था। ये क्या कर रहा था हमारा, बंगाल को जीतने की योजना बना रहा था। तो यहां पर 1536 का ईस्वी है, शेरशाह बंगाल को जीतने का योजना बना रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी गौड़, बंगाल की राजधानी गौड़ हुआ करती थी। तो यहां पर इसी तेलियागढ़ी के किले से होते हुए उसने मार्ग बनाया था। तो यहां पर शेरशाह का पुत्र, शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने, शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने तेलियागढ़ी पर अधिकार किया था, तेलियागढ़ी पर अधिकार किया था। यहां पर याद रखिएगा, मुगल शासक और शेरशाह दोनों के बीच जंग होती रही पूरे के पूरे बंगाल को कब्जा करने के लिए। लास्ट में अगर बात करेंगे 1539, यहां पर 1539 कौन सी महत्वपूर्ण युद्ध हुई थी, बतला सकते हैं कोई? 1539 में इंडियन हिस्ट्री का कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिससे बंगाल से हुमायूं को बाहर कर दिया गया? इस 1539 के युद्ध के बाद बंगाल से बाहर कर दिया गया हुमायूं को। विश्वजीत बता रहे हैं चौसा का युद्ध, बिल्कुल सही है विश्वजीत, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध लड़ा गया और इस चौसे के युद्ध से यह तय हो गया कि शेरशाह अब बंगाल से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा बंगाल का सूबा मोटा मोटी बीच के समय में स्वतंत्र हो जाता है शेरशाह के नेतृत्व में, और इसके बाद ये फिर से आएगा मुगलों के नेतृत्व में। तो मुगलों के नेतृत्व में आएगा, तो यहाँ पर याद रखना है नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे
दाऊद कर्रानी। दाऊद कर्रानी एक नाम है। दाऊद कर्रानी ने, दाऊद कर्रानी अब कौन है? यह है हमारा सुलेमान कर्रानी का पुत्र। सुलेमान कर्रानी का पुत्र, इसने मुगल सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यहां पर याद रखिएगा। तो दाऊद कर्रानी जो कि सुलेमान कर्रानी का पुत्र था, इसने मुगल सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहां पर सिर्फ उतनी ही घोषणा ही नहीं की, वह पटना के समीप तक बढ़ाता है। अब यहां पर ये जो दाऊद कर्रानी है, ये पटना के समीप तक बढ़ाता है। नतीजा यहां पर अकबर खुद इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अकबर ने दाऊद कर्रानी के साथ हुए युद्ध के पश्चात किस किले को आग लगा दिया था? किस किले को आग लगा दिया था? यहां पर याद रखिएगा, अकबर ने दाऊद कर्रानी के साथ हुए युद्ध के पश्चात किस किले को आग लगा दिया था? कोई बतलाना चाहे तो बतला सकते हैं। यह था हाजीपुर का किला। हाजीपुर का किला, वही हाजीपुर जहां से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे और अब उनके पुत्र चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। तो यहां पर हाजीपुर का किला, हाजीपुर के किले को अकबर ने आग लगवा दिया था इसी दाऊद कर्रानी के युद्ध के पश्चात। नतीजा दाऊद कर्रानी अब वहां से भाग निकला। अब यहां पर दाऊद कर्रानी भागकर बंगाल की राजधानी टांडा पहुंच चुका है। यहां पर सीधा सा दाऊद कर्रानी का पीछा किस मुगल सूबेदार ने किया था? दाऊद कर्रानी का पीछा किस मुगल सूबेदार ने किया था? तो यहां पर याद रखिएगा, दाऊद कर्रानी का पीछा मुनीम खां ने किया था। अब यहां पर याद रखिएगा, मुनीम खां सीधे तौर पर अगर बात करेंगे तो यह इसका पीछा करता हुआ बंगाल की राजधानी टांडा तक जा पहुंचा। उस समय बंगाल की राजधानी कहां थी? टांडा। इससे पहले हम लोग बंगाल की राजधानी गौड़ देख रहे थे। आएंगे बंगाल की राजधानी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और विस्तार में, लेकिन यहां पर याद रखिए गौड़ से अब राजधानी हो चुकी है टांडा। सर नेक्स्ट यहां पर बात कैपिटल कर रहे हैं, हमेशा चेंज होते रहता था। क्या पूजा? कैपिटल हमेशा चेंज होते रहता था हर जगह का। ऐसा नहीं है हमेशा चेंज होता था। समय और स्थितियों के अनुसार लोग राजधानी को शिफ्ट कर लिया करते थे। जैसे स्थितियां होती थी, कई बार पानी खत्म हो जाता था। ये जो पूरा का पूरा गौड़ की बात करेंगे तो गंगा नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया था। नतीजा पूरी की पूरी जो गौड़ राजधानी थी वो बर्बाद हो गई थी, सूख गई थी। नतीजा यहां पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। अब यहां पर टुक
रोई, यहां पर याद रखिएगा टुकरोई, सॉरी, टुकरोई के युद्ध में टुकरोई के युद्ध में दाऊद मुनीम खां के हाथों परास्त हुआ, या कह सकते हैं मुगलों से परास्त हुआ। अब बताना है यह कहां था, टुकरोई का युद्ध कहां हुआ था। यह युद्ध कहां हुआ था। अब ये टुकरोई का युद्ध जिसमें दाऊद पूरी तरह से आपका परास्त होता है, यह युद्ध कहां हुआ था। तो याद रखिएगा ये टुकरोई का युद्ध आपका हुआ है स्वर्ण रेखा के पूर्वी तट पर। स्वर्ण रेखा नदी आप लोगों ने सुना हुआ है, रांची जमशेदपुर की महत्वपूर्ण नदी है। तो यह स्वर्ण रेखा के पूर्वी तट पर, स्वर्ण रेखा के पूर्वी तट पर टुकरोई का युद्ध हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे, झारखंड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर 1575 यहां पर मुनीम खां की मृत्यु हो जाती है। मुनीम खां की मृत्यु टांडा में हो गई। अब यह मुनीम खां जो कि मुगल सूबेदार था, उसकी मृत्यु हो जाती है टांडा में। तत्पश्चात यहां पर आ रहा है नया, जिसका नाम है हुसैन कुली खां। बंगाल का अगला सूबेदार कौन था। तो यहां पर याद रखिएगा बंगाल का अगला सूबेदार है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, इसे उपाधि दी गई थी खान ए जहां की। तो खान ए जहां बंगाल के अगले सूबेदार बना दिए जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर। अब यहां पर बात करेंगे खाने जहां। खाने जहां का नाम आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हुसैन कुली खां। हुसैन खां का सहायक कौन था। अब यहां पर याद रखिएगा इसके सहायक के रूप में कौन नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल मुगल शासक के एक प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वर्तमान का जो भू राजस्व नीति है, जो लैंड रेवेन्यू का पॉलिसी है, वह राजा टोडरमल के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो जितना भी आप अभी रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम को मेंटेन करने का काम राजा टोडरमल ने ही तैयार करवाया था। याद रखिएगा ये पहले शेरशाह की सेना में थे, बाद में यह अकबर की सेना में शामिल हो गए। अब यहाँ पर बात इतने तक ही नहीं रुकी। अब यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात करेंगे तो अब इतने पर ही बात नहीं रुकी, बल्कि अब दाऊद के चचेरे भाई, दाऊद का चचेरा भाई, अब इसने क्या किया,
झारखंड को अपना सेंटर बना लिया। तो यहां पर याद रखिएगा, झारखंड को अपना सेंटर बना लेता है, नतीजा अब खाने जहां तथा टोडरमल इस पूरा का पूरा अगर बात करेंगे तो तेलियागढ़ी के किले तक उसका पीछा करते हैं और उसे जीतते हैं। तो उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं यह युद्ध आपका खत्म होता है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा हम और डीप में लिए चलेंगे। यहां पर याद रखिएगा, दाऊद के चचेरे भाई, दाऊद का चचेरा भाई यह है जुनैद। जुनैद ने झारखंड को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अब यहां पर सीधा सा देखिए, बंगाल से भगाया गया है तो अब कहां जाएगा, बगल में झारखंड है, झारखंड के जंगलों में यह प्रवेश कर जाता है। अब झारखंड के जंगलों में प्रवेश हो जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहां पर एक व्यापक युद्ध शुरू होता है। अब यहां पर एक व्यापक युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध था आपका 10 जुलाई 1577। आप लोग इसमें से कोई एक अपना स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करें, मैंने अभी उसे बंद नहीं किया हुआ है। आप लोग इसमें से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने भी किया है ये हटा लें, क्योंकि फिर मुझे इसमें से दिक्कत होगी। कोई बात नहीं अनीसा, मैंने अभी एनोटेशन बंद नहीं किया है, इसकी वजह से आप लोग कर सकते हैं। एनोटेशन बंद कर दूंगा तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो उतना ज्यादा मैं अभी, क्योंकि सारे कम बच्चे हैं तो उतना ज्यादा सारा टेक्निकल चीज इसमें यूज नहीं करता। अब यहाँ पर 10 जुलाई 1576, और इसमें मजेदार चीज ये है कि जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपने कुछ कमाल किया, मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने स्क्रीन के ऊपर लिख डाला है। ये सबसे मजेदार चीज इस पूरा का पूरा सिस्टम का यही है कि अगर कोई लिख भी रहा है और अगर वो खुद से ना बताए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन लिख रहा है। 10 जुलाई 1576, 10 जुलाई 1576 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर यह एक युद्ध था राजमहल के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध। अब ये जो राजमहल का युद्ध चल रहा है इसके ऊपर आइए। अब ये जो राजमहल का युद्ध है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं। पहला है इसमें दाऊद। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूं। दूसरा है काला पहाड़, याद रखिएगा, कोई ये पहाड़ नहीं है, ये नाम है। यह उड़ीसा का योद्धा है, याद रखिएगा, काला पहाड़ उड़ीसा का प्रसिद्ध योद्धा है। अब वह भी यहां पर आपका दाऊद का साथ देने के लिए आया हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा, मुगलों का विरोध करने वाला प्रमुख नाम यहां पर काला पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यह उड़ीसा का राजा है। अब यहां पर याद रखिएगा, दाऊद इस युद्ध में मारा जाएगा और काला पहाड़ यहां से बच निकलता है। तो इस पूरे के पूरे राजमहल के युद्ध में हालांकि स्थितियां कई बार उल्टी भी पड़ी और लगभग लगभग ऐसा भी था कि ये लोग जीतने वाले थे, लेकिन बाद में अन्य जो फौजें थे मुगलों की वह जब आ जाती हैं तब जाकर वापस फिर से दाऊद को मारना संभव हो पाता है और काला पहाड़ इस युद्ध से निकल जाता है।
सर अब ये यहाँ पर दाऊद कर्रानी है। हाँ, ये दाऊद कर्रानी है, ये दाऊद कर्रानी ही है, दाऊद कर्रानी। अब यहाँ पर 1582 यहाँ पर खाने आजम को बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को खाने आजम की उपाधि दी गई होगी और उसे ही बंगाल का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खान ए आजम। खान ए आजम 1582 में बंगाल के सूबेदार बनाए जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, खाने आजम 1582 में बंगाल के सूबेदार बनाए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अब आगे देखेंगे, चूंकि इसके बारे में, खाने आजम के बारे में और कोई डिस्क्रिप्शन अभी अवेलेबल बहुत ज्यादा नहीं है कि यह कौन थे। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इसके बाद काटीगंज का युद्ध। काटीगंज का युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये काटीगंज गंज का युद्ध करीब करीब 1 माह तक चला है। यह 1 माह तक चलने वाला युद्ध है। यह एक भीषण युद्ध था, जहां पर अफगानों ने और काला पहाड़ ने जबरदस्त युद्ध किया। तो यहां पर याद रखिएगा, अफगान थे यहाँ पर दुर्रानी के नेतृत्व वाले, और साथ में यहाँ पर काला पहाड़। अब ये अफगान प्लस